हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज इस हिंदी साहित्य की यात्रा में हम सभी अब बढ़ते हुए भाषा और व्याकरण के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपको गागर में सागर भरने की एक और कला सिखाई जा रही है। अगर किसी भाषा की बात करें तो जब आप जितने कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसकी अभिव्यंजना उतनी अधिक हो, तो उस माध्यम को सर्वाधिक कुशल माध्यम के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ पर आज हम उसी कला के बारे में सीखने वाले हैं कि जब आपको कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अभिव्यक्ति का विकल्प मिले। हिंदी इस मामले में बड़ी ही धनी है अन्य भाषाओं की तुलना में, और बिना शब्दों के लोप के शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से यह कम शब्दों में भी अधिक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कैसे करती है, इस चीज के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के अभ्यास को देखते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कम शब्दों में कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिंदी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं, और इसी श्रेणी में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी समान रूप से सम्मिलित है। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट और गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षेपण में इसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। भाषा अपनी विकास यात्रा में इस प्रकार की आवश्यकता की महत्ता को महसूस करते हुए तदनुरूप शब्दों का निर्माण एवं अधिग्रहण करती है। इनके माध्यम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहां यह कहना विशेष तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्तिसम्मत होगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की सूची काफी लंबी है, लेकिन इसके अलावा हम नीचे यहां देखेंगे। तो यह क्या हुआ कि जब आप एक शब्द का प्रयोग करें और वह एक व्यापक अर्थ देना प्रारंभ कर दे। आप अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम अभी हाल फिलहाल में दे रहे हैं तो वहां के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा एक आरओ की परीक्षा होती है, जिसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा बोला जाता है। हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ, उसके लिए भी यह बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक परीक्षा और कराता है आयोग, उसे कहा जाता है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसमें भी हिंदी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो यह हमारी कक्षा का यह भाग है, यह इन परीक्षाओं के लिए समझ लीजिए कि बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। विगत परीक्षाओं में कुछ पूछे गए शब्द हैं, उनको देखते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो या उपजाऊ हो तो उर्वरा बोला जाएगा। सप्ताह, सप्ताह में होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक। जैसे हमारा करंट अफेयर आता है साप्ताहिक, आपको मंडे टू मंडे करंट अफेयर मिलेगा हमारे चैनल पे। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं उस परीक्षा से रिलेटेड वह होगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण की दिशा। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो, अध्यादेश। उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जब अनुमति मिल जाती है, पास कर दिया जाता है, तो कानून बन जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण बोला जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है। क्या कहला जी? अधित्यका। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो वह ऊसर कहलाती है, और जिसमें सब कुछ पैदा बढ़िया, उर्वर, उर्वरा। वह व्यक्ति जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर कहलाते हैं। वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है, पाथेय।
अब देखिए, आप मान लीजिए कोई लेख लिख रहे हैं या आप फिर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सरकार की नज़रों से बच के, कानून से बच के, अपने जो अवैध सामग्री होती है, नशा पत्ती, हथियार, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। अब आप उनके लिए एक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ तस्कर। आपने अगर तस्कर शब्द केवल लिख दिया, इतने लंबे चौड़े वाक्य को एक शब्द में समेट दिया। आप कह सकते हैं सरकार की नजरों से बच के तस्करी की जाती है, या कुछ तस्कर भी इस कार्य में संलग्न है। बस हो गया, काम खत्म। तो यह होता है गागर में सागर भरने की कला। कुछ और भी देख लेते हैं। यहां पर हम वर्ण के अनुसार देखेंगे, स्वरों के अनुसार देखेंगे कौन से शब्द परीक्षा में पूछे गए हैं या कौन से परीक्षाओं में अभी आगे पूछे जा सकते हैं। इन सब को हम एक एक करके यहां देखने वाले हैं। चलिए, पुरुष गोद में सोने वाली स्त्री, उसको क्या कहा जाता है? अंकशायिनी। गोद में स्थित, जो गोद में हो, अंकस्थ। बही खाता के हिसाब की जांच करने वाला, अंकेक्षक। प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा कठिन होता है, उच्चारण भी। अंडे से उत्पन्न, जन्म लेने वाला, क्या बोला जाता है? अंडज। मूल कथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघु कथा अंतः कथा कहलाती है। महल में रानियों का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। सबके अंतःकरण की बात जानने वाला क्या बोला जाता है? कहते हैं ना, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूं, तो क्या होता है? अंतर्यामी। पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र या स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। गुरु के साथ या समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला, अंत्यज। बिना विचारे या सोचे समझे विश्वास करने वाला क्या कहलाते हैं? अंधविश्वासी। बिना विचारे अनुगमन करने वाला, अंधानुगामी। जो कहा अभिव्यक्त न गया हो, या आप कहिए इसे जो कहा न गया हो, अकथित। जो कहा न जा सके, यानी कि जिसको कहा ही न जा सके, अकथनीय। जिसको काटा न जा सके तर्क से, अकाट्य। जैसे आप कह सकते हैं ना कि मेरी बातें उसके सामने अकाट्य थी। ठीक है, मतलब वो काट नहीं सकता था। या आप कह सकते हैं कि किसी के सम्मान में, किसी की आपकी बातें अकाट्य हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अगोचर कहा जाएगा। ठीक है। जिसकी सर्वप्रथम गिनती हुई हो, यानी कि पहले नंबर पे जो आता हो, अग्रगण्य कहा जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। बड़े भाई को आप अग्रज से संबोधित कर सकते हैं। जो सबसे आगे रहता हो, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो घटित न हुआ हो, अपघटित। सॉरी, जो घटित न हुआ हो, अघटित। अपघटित नहीं, अपघटित तो मतलब समाप्त। जो सूंघने योग्य न हो, जिसे सूंघा न जा सके, आग्रेय। जो वस्तु चलायमान न हो, अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर स्थिर रहे, अचल। जिसके आने आगमन की कोई तिथि निश्चित न हो, अतिथि। बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहने वाला, सॉरी, बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना तो क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। अत्यधिक बारिश होना, आवश्यकता से अधिक बारिश होना, या तो इसे क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। जो समय बीत गया हो, उसको क्या बोला जाए? अतीत। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो या बाहर हो, तो अतीन्द्रिय बोला जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके, क्या होगा? अतुलनीय। जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य। जिसकी गहराई नापी न जा सके, अथाह। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। दूर, आगे भविष्य का विचार नहीं कर सकने वाला, अदूरदर्शी। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। विधायिका द्वारा स्वीकृत पारित नियम, अधिनियम। जो नीचे लिखा हो, अधोलिखित। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। वास्तविक मूल्य से अधिक वसूला जाने वाला शुल्क क्या बोला जाता है? अधिशुल्क कहा जाता है।
सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सूचना, अधिसूचना। सरकारी आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। जो 6 माह में एक बार हो, यानी 6 मास या माह में एक बार हो, उसे अर्धवार्षिक कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे क्या बोला जाएगा? अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा कहा जाएगा। जो अंतहीन है, जिसका अंत नहीं है, अनंत। बिना अंतर के घटित होने वाला, अनंतर। उसी तरह से जो दोहराया या दोहराया न गया हो, अनावर्त। जिसका कोई घर न हो, अनिकेत। जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय। जो नियंत्रण में न हो, अनियंत्रित। जो नियमानुसार या नियमानुकूल न हो, अनियमित। जिसका वर्णन न हो, जो वचन से न बताया जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। वह मत सिद्धांत जो हर पदार्थ को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध, अविरोधी। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, उसे क्या बोला जाता है? अनिश्चित। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हिंदी में बड़ी समस्याएं आती हैं। और जब तक आप जैसे संधि हुआ, समास हुआ, पर्यायवाची हुआ, अनुलोम विलोम, सॉरी, विलोम शब्द हुए, और ये जो है अनेक शब्दों की एक शब्द, इस तरह के जब तक तैयारी इनको आप तैयार नहीं करेंगे ना, तब तक भाषा पर उचित पकड़ बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये उन विद्यार्थियों, छात्रों, प्रतियोगियों के लिए भी जरूरी है जो परीक्षा में नहीं भी बैठ रहे हैं, उनके लिए भी। जिसका उत्तर न दिया गया हो, उसे क्या बोला जाता है? अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो मापा न जा सके, जिसकी नाप तौल न हो सके, अपरिमेय। जिसकी परिभाषा न दी गई हो, अपरिभाषित। भोजन जो भोजन रोगी मरीज के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य। व्यर्थ में धन को व्यय खर्च करने वाला क्या बोला जाता है? अपव्ययी। अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनेता। जिस पर मत दे दिया जाए, अभिमत। जिस पर आरोप, अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जो किसी व्यक्ति पर आरोप या अभियोग लगाए, उसे अभियोगी। किसी वस्तु को पाने या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा कहलाती है। जो पूर्व पहले न हुआ हो घटित, वो से अभूतपूर्व कहा जाता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है नए हो हमारे चैनल पे, तो बता दूं आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो चीजें हम स्किप करते चल रहे हैं, टेलीग्राम पे आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जिस वस्तु का मूल्य आंका न जा सके, कैसा बोला जाता है? उसे अमूल्य कहा जाता है। बिना मांगे जो मिल जाए, अयाचित। जिसकी रक्षा नहीं हो रही हो, अरक्षित। जो कला साहित्य में रुचि नहीं लेता, अरसिक। जिसे पार करना कठिन हो, अपारगम्य। जिसे लांघा या पार न किया जा सके, अलंघ्य। जो अपनी बातों से न टले, अटल। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। आवरण से देखते हैं कुछ चीजें हैं, यहाँ ब्लर आ गया है, थोड़ा सा इशू हुआ है जो है स्कैन करने में, ये पूरा पेज ही खराब हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। ई वर्ण से संबंधित। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रजीत। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। क्या बोला जाएगा? इंद्रियातीत। जो इतिहास का विशेष विशेष ज्ञान रखने वाला, इतिहासज्ञ या इतिहासविद। घटनाओं का काल क्रमानुसार तथ्यपरक विवरण, इतिवृत्ति। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा, ईशान कोण। इस लोक पृथ्वी से संबंधित, इहलोक। तो ये चीजें बहुत ऐसे शब्द हैं यहाँ पे, अगर केवल इतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आप सहज हो जाएंगे भाषा को लेके। चलिए अब कुछ और चीजें यहाँ
देख लेते हैं। यह तो एक अभ्यास की चीजें हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको बार बार अभ्यास करिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाने वाली है। तो चलिए कुछ और सेगमेंट इसके जो आगे हैं उनको हम आगे लेके बढ़ते हैं। वाक्यों को शुद्ध शुद्ध वाक्य देखते हैं यहाँ पर। अब वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। यहाँ शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं। इन्हीं के आधार पर भाषाई शुद्धता की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन हो अथवा वाचन, हिंदी में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। यह हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी के हिस्से संधि, समास, पर्यायवाची वगैरह वगैरह। वाक्य रचना के कुछ नियम हैं। उन नियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी वाक्य रचना को शुद्ध या अशुद्ध के तौर पर मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या नियम बनाया गया है। तो इसके नियम क्या है देखते हैं। भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द समूह का योग होता है। ध्यान रखिएगा, सार्थक भी होना चाहिए और शब्दों का समूह होता है, और ये शब्द समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं। तदुपरांत ही विचार या भाव की सार्थक और स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य रचना हेतु निम्नलिखित विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रमुख विधान: शब्द क्रम, अन्वय या मेल, पद शब्द प्रयोग। शब्द क्रम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शब्द क्रम का अर्थ है शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है जब उसमें प्रयुक्त शब्द समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है, यानी कि जिस शब्द का जिस वाक्य में जहां उसका प्रयोग होना है वह वहां पर उपस्थित है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन हेतु शब्द क्रम संबंधी विधान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है कि कौन से शब्द का कहाँ पे स्थान होना चाहिए, उसका क्रम कैसा रहना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना अत्यावश्यक है। अब इस कार्य के लिए कि कौन सा शब्द कहाँ हो, इसके लिए आपको इससे संबंधित कुछ नियम को जानने होंगे। वाक्य रचना में सर्वप्रथम प्रारंभ में कर्ता, तत्पश्चात कर्म और अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिए। यानी कि आप अगर किसी प्रकार का वाक्य लिखे हैं तो उसमें प्रथमतया कर्ता दिखना चाहिए और दूसरे नंबर पर कर्म दिखना चाहिए, अंत में और तीसरे नंबर पर क्रिया दिखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मैं किताब पढ़ता हूं, राम ने भोजन किया, श्याम स्कूल गया। यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मैं, राम और श्याम ये कर्ता है वाक्य के प्रारंभ में ही है, जबकि किताब, भोजन और स्कूल ये क्या है, ये कर्म है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक आपकी समझ होगी ही होगी, इसके विषय में मैं पूरी तरह निश्चिंत हूं। आगे देखिए, अब इसमें जो वाक्य में पढ़ता हूं, क्रिया, गया क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं। आप इन्हें अगर पहले कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं पढ़ता किताब हूं, वाक्य अर्थ दे देगा, आप समझ लोगे हो सकता है, लेकिन अर्थ थोड़ा अलग नहीं दे रहा है। आप बोल के देखिए, मैं पढ़ता किताब हूं, अधूरा नहीं लग रहा है। मैं पढ़ता किताब हूं लेकिन काम कुछ और भी करता हूं। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा वाक्य। राम ने भोजन किया, राम, अब इसको आप पलट नहीं सकते, राम भोजन ने किया। ठीक है, ऐसे तो आप नहीं कर सकते क्या, या नहीं कर सकते भोजन ने राम किया। हाँ, एक चीज बन सकती, भोजन राम ने किया। ठीक है, ऐसे बन सकता है। कर्ता के विस्तार उद्देश्य को कर्ता के पूर्व यानी कि पहले
तथा क्रिया के विस्तार विधेय को क्रिया से पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें। उदाहरण के तौर पर, नम्र व्यक्ति नम्रता पूर्वक बात करते हैं, यह व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। अच्छे विद्यार्थी धीरे धीरे लिखते हैं। नम्र और अच्छे, यह कर्ता विस्तार है। कर्ता के बारे में बता रहे हैं। व्यक्ति कैसा? नम्र। विद्यार्थी कैसा? अच्छे। कर्ता द्वय, व्यक्ति विद्यार्थी के पूर्व आए हैं। ठीक है। नम्रता पूर्वक और धीरे धीरे, क्रिया विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रिया द्वय की बात और लिखने से पहले आए हैं। ठीक है। तो यहां पर आप कर्ता द्वय और क्रिया द्वय दोनों को देख लिए। अगला है, वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण कारक को क्रमागत यानी कि क्रम से रूप से कर्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिए। मतलब इन्हें कर्ता और कर्म के मध्य में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं, राम ने गाड़ी में रखी थैली से बच्चों के लिए अपने हाथ से टॉफियां निकाली। राम ने गाड़ी में, अधिकरण, रखी थैली से, अपादान, साथ के लिए, बच्चों के लिए, अलग होने के संदर्भ में, अपने हाथ से, सॉरी साथ के लिए यहां पे है बच्चों के लिए, और हाथ से अलग होने के संदर्भ में टॉफियां निकाली। इस तरह का यह प्रयोग हुआ। कुछ और प्रयोग देखते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह वाक्य में सदैव प्रारंभ में ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए। जैसे, हे ईश्वर, अब आप इसे बीच में कहीं नहीं रखते। इस भीषण संकट से हे ईश्वर मुक्ति दे दो। वाक्य आप बोल सकते हैं, हो सकता है आपके आसपास रहने वाले लोग भी समझ जाएं, लेकिन जब उसे आप व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। परीक्षा में आपका परीक्षक से कोई अनौपचारिक संबंध नहीं है और ना वहां बनाना है, तो बेहतर यह होगा कि आप सही वाक्य रचना अगर जब तक जानते रहेंगे, जब, तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने वाले। आहा, क्या मनोरम मनभावन दृश्य है, पहले लग गया है। वाक्य में विशेषण को सदैव विशेष्य या संज्ञा से पूर्व रखा जाना चाहिए। जैसे, मेरी लाल कलम कहाँ रख दी, मेरा काला जूता कहीं दिख नहीं रहा। यहां विशेषण को सदैव विशेष्य, कलम कैसी है, लाल है, जूता कैसा है, काला है। तो क्या कह रहा है, सदैव विशेष्य का संज्ञा से पूर्व रखा जाना, पहले रखा जाना। वाक्य में क्रिया विशेषण की प्रयुक्तता सदैव क्रिया से पूर्व होनी चाहिए। जैसे, वह धीरे धीरे दौड़ता है, राम तेज खेलता है। क्रिया विशेषण की प्रयुक्तता क्रिया से पहले होती है। राम कैसा दौड़ता है, धीरे धीरे। राम कैसे लिखता है, तेज लिखता है। ठीक। वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द को सदैव कर्ता एवं संज्ञा के पूर्व रखा जाना चाहिए। ठीक है, पहले ही रखा जाना चाहिए, बाद में नहीं। अब इसका उदाहरण क्या है, क्या तुमने भोजन किया, मेरी कलम किसने तोड़ी। इसमें क्या, किसने के अलावा अन्य प्रश्नमूलक शब्द हैं, कहां, क्यों, कैसे, कब, कौन आदि इस नियम के अपवाद माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, तुम कहां थे, तुम क्यों वहां गए, तुमने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की, तुम कब आओगे, इत्यादि। अब देखिए अन्वय या मेल। शुद्ध एवं सुंदर वाक्य रचना में अन्वय या मेल की महती भूमिका होती है। अन्वय शब्द का आशय संबंध या मेल से है, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, विशेषकर लिंग, वचन, पुरुष, काल के मध्य होता है। मगर प्रमुख रूप से यह अन्वय कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया, सर्वनाम के मध्य ही होता है। अब इन तीनों का क्रमगत विस्तृत वर्णन हम देखने वाले, तो चलिए देखते हैं। कर्ता का क्रिया से मेल, यह देखते हैं पहले नियम। ठीक। वाक्य के उद्देश्य औचित्य के मद्देनजर वाक्य रचना में अन्वय के अंतर्गत प्रथम एवं प्रमुख अन्वय कर्ता क्रिया का है।
कर्ता क्रिया के अन्वय निम्नलिखित प्रमुख नियम है। क्या क्या? यदि कर्ता कर्तृवाच्य में विभक्ति रहित हो तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के ही अनुसार होते हैं। करेक्ट। उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, पिताजी भोजन करते हैं, सीता पत्र लिखती है, रश्मि खेल रही है। यदि वाक्य में अनेक विभक्ति रहित कर्ता हों और वे सभी एक ही लिंग, वचन, पुरुष के हों तथा अंतिम कर्ता के पूर्व संयोजक शब्द और तथा एवं या आदि आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग में मगर बहुवचन में होगी। जैसे श्याम और नरेश पढ़ते हैं, सीता, सुनील तथा रश्मि विद्यालय जाती हैं। यदि वाक्य में द्वंद्व समास के दो भिन्न लिंगी कार्यकर्ता हों तो उनकी क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होगी। जैसे माता पिता आए थे, गाय बैल चढ़ते हैं, स्त्री पुरुष भोजन कर रहे थे। वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचनकर्ता की स्थिति में यदि दोनों कर्ताओं के मध्य संयोजक शब्द आए तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। उदाहरण, सीता और राम वन प्रस्थान कर गए, मोहन और गीता पढ़ते हैं, नीलम और रमेश बाजार गए, इत्यादि। अब देखते हैं, एक यहां पर दो भिन्न लिंगी और वचन के एकाधिक कर्ता यदि वाक्य में हो तो क्रिया बहुवचन में होगी मगर लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे एक छात्र, कुछ पुरुष, अनेक औरतें जा रही हैं। यहां नहीं लिखा जा रहा है या जा रहे हैं, यहां कह दिया गया जा रही हैं। कुछ गायें, बहुत सारी बकरियां, दो बैल घर में बंधे हैं, तो बैल के अनुसार हुआ। यहां पर यदि वाक्य में विभाजक, समुच्चय बोधक अव्यय से युक्त अनेक कर्ता हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे सभी बच्चों को एक पुस्तक या एक कलम मिलेगी, छात्राओं को साइकिल अथवा छात्रों को स्कूल बैग मिलेंगे, राम को सजा या मोहन को इनाम मिलेगा, हरि को डांट अथवा रमेश को बधाई मिलेगी। यदि वाक्य में तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम, अन्य के कर्ता हों तो क्रिया उत्तम पुरुष कर्ता के अनुसार होगी। तुम, राम और मैं खेलूंगा, ठीक है, राम, तुम और हम चलेंगे, इत्यादि। यहां पर एक नोट है, देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वाक्य में तीनों पुरुष युक्त कर्ता की प्रयुक्तता के संबंध में यह मत प्रतिपादित किया कि सर्वप्रथम मध्यम पुरुष, तत्पश्चात अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम, मोहन और मैं भोजन करूंगा। तो दोस्तों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। इसकी शेष हिस्से को लेकर अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ बने रहेंगे, सहयोग बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।